जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में आपका, और इतिहास में हम आपका पाषाण काल को पढ़ रहे थे। पाषाण काल में हमने जाना था वो आपका पूर्व पाषाण काल को, फिर मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज को, फिर न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल को। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों की कल कक्षा नहीं हुई थी, क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास थी और एक क्लास आपकी 9 तारीख को नहीं होगी, क्योंकि उस दिन भी एक मैराथन क्लास है जो कि सुबह 9 से है। वो हिस्ट्री की ही मैराथन क्लास है, यूट्यूब पर होगी 9 बजे से लेकर के आपका मतलब 3-4 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ऐसे टाइम पर जब आपकी कक्षा नहीं होती है तो आप अपना रिवीजन करते हैं, या आपको जो एडवांस नोट्स मिले हुए हैं उनसे आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे मित्र आज अपनी क्लास को आगे। तो आगे शुरू करते हैं। नवपाषाण काल में हम लोग बात कर ही चुके थे आपका। मैंने बताया था कृषि आदमी ने शुरू की, जौ की खेती सबसे पहले की, पूजा यहाँ पर शुरू की हमने पूजा। ठीक है, वहीं का आविष्कार, इस काल में छोटे पत्थर जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं, ये बातें हम कर चुके थे। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब, ताम्र बोलते हैं किसको हम लोग? तांबे को। और इसी को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक एज। यानी यह वह समय है जब तांबे का प्रयोग हद से ज्यादा होने लगा। यानी इन लोगों को ज्ञान हो गया कि कॉपर को कैसे पिघलाना है और कॉपर को कैसे उसे मेटल को प्रयोग करते हुए बर्तन आदि औजार आदि बनाने हैं। तो मनुष्य द्वारा बहुत पूछा जाता है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आप कहेंगे तांबा का। ठीक है, तांबे के बाद में मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था? तांबे के बाद में मनुष्य ने कांसा का प्रयोग किया। किसका? कांसा। कांसा आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? अलॉय है, यानी कि एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का क्या मतलब होता है भैया? मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी धातु जो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो। जैसे कॉपर किससे मिलकर बनता है? किसी से नहीं, सिर्फ कॉपर है, तो ये क्या बोलेंगे? ये धातु है। तो मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया, फिर मिश्र धातु का, और उसके बाद में फिर लोहा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? फिर लोहा का प्रयोग किया। ठीक है सर, एडवांस नोट्स कहाँ मिलेगा? दोस्त, पहली क्लास में बताया हुआ है सब कुछ, हर रोज आप नहीं पूछ सकते हैं। पहली ही क्लास के बाद साथ में पीडीएफ अटैच है, अगली 5-6 क्लासेस की आप वहाँ देख सकते हैं। पहली क्लास जो फर्स्ट क्लास है, रोज वो प्रश्न आप पूछेंगे तो कैसे बात बनेगी? इसलिए मैंने क्लास इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले ही आप लोगों को सब कुछ क्लियरली बता दिया था, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मानव द्वारा प्रयोग किया पहला मेटल कौन सा है? क्या बोलोगे? फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन। क्या बोलेंगे जी? आपका कॉपर है। लेकिन मैं पूछूं फर्स्ट अलॉय यूज्ड बाय ह्यूमन, तो आप क्या कहेंगे? कांसा कहेंगे। और इसके बाद में मनुष्य ने फिर आयरन एज में प्रवेश किया। यानी आज भैया हम देखते हैं आज ज्यादातर धातुएं किस चीज की बनी हुई है, या मैं बोलूं आज ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट किस चीज के बने हुए हैं? आप बताइए। जैसे आपके घर में ट्रैक्टर हो, या आपने देखा हो ट्रैक्टर खेती की जुताई के लिए जो हैरो कल्टीवेटर होते हैं, ये किस चीज के बने हुए होते हैं? यानी कि आपका मनुष्य ने लोहा जो आज हम प्रयोग करते हैं, ये जब वैदिक युग आया, कौन सा युग आया? जब वैदिक युग आया आपका, जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं, वैदिक पीरियड में हमने इसको शुरू किया। लोहे को हमने खोजा। यानी जैसे आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में आपका अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से हमको ये पता चला कि मानव ने सबसे पहले यहां से लोहा निकाला था। ठीक है, तो बात समझ में आई। अब बात आती है, हम बात करेंगे आपका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की। ताम्रपाषाण कालीन कालीन संस्कृति, इसका क्या मतलब है? ऐसे सीजीएल ने एक प्रश्न पूछा पिछले वाले मेंस में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण कालीन, यानी कि चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज सिविलाइजेशन। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, मनुष्य ने, ये कौन है कि सर हिंदी में भी लिखो? बेटा बिल्कुल ही बुद्धू हो, हिंदी है ही। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होते हैं बच्चे। तो ताम्रपाषाण काल की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर बात कर रहा हूं कॉपर का हमने यूज किया, तो कॉपर कहां कहां पर यूज हुआ था? सबसे पहले जैसे मैंने लोहे के लिए बताया कि मनुष्य ने उसको यूपी में प्रयोग किया, अंतरजी खेड़ा। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कुछ बच्चे? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में सबसे बड़ा नाम आता है पहला आपका बनास का। ऐसे सीजीएल में प्रश्न पूछा गया, बनास संस्कृति, जिसको हम बनास सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका संबंध किस राज्य से है? तो बनास संस्कृति का संबंध है किससे? राजस्थान से। राजस्थान। अब राजस्थान को तो अंग्रेजी में लिखने को नहीं मांगोगे कि जी बनास को लिख दो, ऐसे लिख लेना, BANAS, बनास संस्कृति यानी कि सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा आपका आता है कायथा। कायथा ये जगह का नाम है, कायथा बनास भी जगह का नाम है। कायथा संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? तो ये कौन सी जगह है जहां से तांबे के बारे में हमको पता चला? मध्य प्रदेश, MP से। तीसरा आपका मालवा संस्कृति पूछेगा, मालवा सिविलाइजेशन, मालवा संस्कृति पूछे। मालवा संस्कृति जहां से तांबे के बारे में पता चलता है, संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक स्थल नवदा टोली बहुत प्रसिद्ध है। नवदा टोली स्थान था आपका जहां से इसकी प्राप्ति हुई। कौन सा स्थान है? नवदा टोली। हाँ ये बच्चा सही है, मेरा संस्कृत में भी लिख दो प्लीज, ऐसे अच्छे बच्चे चाहिए। ठीक है, चौथी संस्कृति जो सबसे ज्यादा पूछी गई एसएससी सीजीएल मेंस का जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था, प्रीलिम्स में पूछा गया था आपका बनास। जोड़वे संस्कृति का संबंध ये मिलान के लिए आया था, जोड़वे संस्कृति और मालवा संस्कृति। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इसका जो प्लेस था वो था इनाम गांव। महाराष्ट्र का कौन सा जगह था? इनाम गांव। और एक आपका सोने गांव। दायमाबाद भी प्रसिद्ध रहा, लेकिन दायमाबाद में उतनी खोजें ना हो पाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत थैंक यू। बात समझे, एक बार नोट करेंगे इसको तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे? ताम्रपाषाण कालीन, अगर मैं पूछूं संस्कृति की ताम्रपाषाण के बारे में, यानी कि तांबे का मतलब क्या हुआ? तांबा। तांबे का मतलब कॉपर। कॉपर के बारे में हमको कौन सी सिविलाइजेशन बताती है? भारत में कौन कौन सी जगह है? तो मैंने आपको बताया भारत में कौन कौन सी जगह है। एक राजस्थान में, मध्य प्रदेश की कायथा और मालवा संस्कृति, और अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र की जोड़वे संस्कृति, महाराष्ट्र की जोड़वे संस्कृति। ओके, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे बेटा, क्लास के अलावा और कुछ बात मत करो, मैं आपकी किसी बात का आंसर नहीं करूंगा। कौन से मॉक कब से शुरू होंगे? यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना कक्षा में, प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छे बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा, खराब बच्चे कुछ भी लिखते रहें। जैसे देखो बच्चों कमेंट में क्यों नहीं पढ़ता हूं, एक बच्चा लिख रहा है सर जी उर्दू में लिख दो, सर जी आपका तबियत कैसा है, सर जी दिल्ली पुलिस में पेपर है, क्या मुझे क्लास करनी चाहिए यूपीएसआई की नहीं। एक बच्चा लिख रहा है आपका दिखाओ नीचे, सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। एक कह रहा है सर जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। एक कह रहा है महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति थी, अभी बताया इसको ये नहीं पता चला। एक है आपका ओपी लिख रहा है, खाली ओपी। ठीक है, एक पूछ रहा है इससे प्रश्न कैसे आएगा, इनको मैं प्रश्न बताऊंगी प्रश्न कैसे बनेगा। बच्चों बताया ना, जोड़वे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, इस तरह से प्रश्न आएगा। इसलिए तो मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ता,
ठीक है, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हों, जिनको नहीं पढ़ना है क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और आपको यदि आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको कमेंट सेक्शन से दूर होना होगा, और जो कमेंट सेक्शन से कहने के बाद भी दूर नहीं होता, मतलब उस बच्चे को सिलेक्शन की कोई चाह नहीं है। मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस भी है और अनुभव भी है इस बात का, क्योंकि मैं जितने भी सफल बच्चों से मिला हूं आज तक वो सब कमेंट सेक्शन से दूर रहे हैं। अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपनी जिंदगी का साल 6 महीने का, उसके बाद आप जानें। ठीक है, चलो तो मित्र शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे आप बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक हमने क्या जाना था, एक बार कमेंट सेक्शन में एक शब्द लिख करके बताएं कि हम तक भैया हमने जाना किसको? स्टोन एज को, पाषाण काल को। समझ गए? स्टोन एज का टाइम जानते हैं? जो दोस्त जानते हैं वो थम्स अप करना कि हाँ जी जानते हैं। पाषाण काल को हमने 3 तरीके से बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद में तांबे का युग आया। वो समय जो पाषाण काल के एकदम बाद का था और जिसमें तांबे की खोज हुई, तांबे का उत्पादन शुरू हुआ और आपका मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। उसको हम बोलते हैं, क्या बहुत बार पूछा गया, मनुष्य ने जब तांबे की खोज की तो उस युग को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक एज। और जरूरी नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में भी देता है चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक पीरियड उसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टोन एज की सारे दोस्त एज जानते हो कितनी है? मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक दिन कमेंट सेक्शन की ऐसी क्लास में बताया आपको, और आप लोगों ने भी आंसर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कब से कब तक है जरा बताएं। जब हमने इतिहास का वर्गीकरण किया, आपसे मेरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? ये आपसे उम्मीद करूंगा बताएं। अब दरअसल में 2 चीजें समझनी है। एक तो सिंधु घाटी, आप ये जानते हैं ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा हो कि भारत में सिंधु घाटी किधर बहती है, यानी कि सिंधु नदी का बहाव जो है वो किधर है। तो आप क्या बोलेंगे? भारत के इस हिस्से में सिंधु घाटी बहती है, और फिर सिंधु घाटी मतलब सिंधु घाटी क्षेत्र है, और सिंधु नदी बहते हुए कहां पर गिरती है? आपका क्या बोलोगे? सिंधु नदी बहते हुए भैया अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में, जानते हैं ये बात? सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो पंजाब है, आपका बता सकते हैं कौन सी 5 नदियां हैं? तो आप कहेंगे रावी है, व्यास है, सतलुज है, झेलम है, चिनाब है। ये 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं। आदर्श यादव जी एकदम सही उत्तर आपने दिया, धर्मेंद्र कुमार जी एकदम सही उत्तर आपने दिया। आप सबने बताया कि 2500 बीसी से लेकर के और 1750 बीसी का जो टाइम है ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है। ठीक है, तो सिंधु नदी तो हम जानते हैं, और यहां से बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव आता है। सभ्यता क्या होती है मैं आपसे बोलूं। हम दरअसल में हम समझते हैं सभ्यता का मतलब होता है हम किसी कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, तुम सभ्यता से पेश नहीं आ रहे हो, तुम सभ्यता से पेश क्यों नहीं आए? तो जब हम अच्छे से किसी से बात नहीं करते तो हम कहते हैं यार तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है क्या? तो क्या ये सभ्यता की परिभाषा होती है जिसको हम प्रयोग करते हैं? जी नहीं, सभ्यता सिविलाइजेशन से मतलब होता है। जो सिविलाइजेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब क्या होता है? इसमें एक पैमाना नहीं होता, कई चीजें होती हैं, स्केल से नहीं बोल सकते। वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, वो कैसी है, रहन सहन। ठीक है, रहना सहना। अब रहने सहने में क्या आएगा? यानी वो खाते क्या हैं, वो क्या काम करते थे, वो क्या पहनते थे, उन लोगों की जीवन शैली, व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, खेती करते थे नहीं करते थे, जीविका कैसे चलाते थे रहने के लिए। तो रहन सहन जो है किसी भी समाज का रहन सहन, ये एक सटीक परिभाषा हो सकती है किसी भी सभ्यता की, अगर कम से कम शब्दों में बोले तो। ठीक है, तो ये अर्थ होता है सिविलाइजेशन का। क्योंकि देखो नदी के किनारे ही क्यों लोग रहते थे ये बताएं। आप कहेंगे भैया हम तो नदी के किनारे नहीं रहते। भाई साहब आपके पास हैंडपंप है, सरकार ने आपके लिए नहरें खोद दी, नदियां राजाओं ने बनवा दी, बहुत सारी नदी खुदवाई गई, तो आप तो जगह जगह रहने लगे। लेकिन पानी की जरूरत क्या पहले ये सारी सुविधाएं थी? तो कोई भी सभ्यता कहां विकसित होती थी? जहां नदी होती थी। नदी, और नदी के किनारे ही क्या रहते थे लोग, क्योंकि पानी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। तो कभी भी कोई भी जो निवास हुआ, ये लोग बसे तो कहां के बसे? नदी के किनारे। ठीक है जी, तो नदी के किनारे जो लोग बसे उनका रहन सहन कैसा था? ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, भारत के बारे में आप जानती हैं, मैंने कहा हर छात्र की जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक मैप होना जरूरी है आपके पास में, भारत का भी और वर्ल्ड का भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मित्र ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है? सिंधु नदी के किनारे। आज भारत 1947 में विभाजन होकर के इधर कौन सा देश है जरा बताएं। आप कहेंगे इधर पाकिस्तान है, पहले तो भारत ही था। तो जितने भी लोग आए इधर क्या है आपके? इधर अरब कंट्रीज है। ठीक है, इधर आपके पाकिस्तान से ऊपर की तरफ ईरान, इराक, ये सब है, ये अरब कंट्रीज हैं इधर। तो जितने भी अरबी लेखक इधर घूमने आए, तो अरब में से का उच्चारण नहीं होता, से का उच्चारण नहीं होता। वहां पर से को क्या कहा जाता है। जितने भी अरब देश हैं, अरबी लेखक कुछ भारत आए, तो जो अरबी लेखक हैं वो से का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करते हैं है। तो मुझे बताएं सिंधु को उन्होंने क्या कहा होगा? सारे दोस्त, सिंधु को उन्होंने क्या कहा होगा? आप कहेंगे भैया सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा होगा, और बड़ी बहस देश में आज छिड़ी हुई है कि जो देश है उसका नाम भारत कर दिया जाए। इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, आप लोगों को समझना ही चाहिए बुद्धिमान छात्र की तरह। ठीक है, तो अरब से को है कहने लगे, तो जो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा होगा, और सिंधु नदी के आसपास का जो स्थान था, सिंधु के पास का जो स्थान था यानी जगह थी, जो प्लेस था, उसको क्या कहा होगा? हिंदुस्तान। और जो सिंध के रहने वाले लोग थे, सिंध इलाका ये सारा है, आज वर्तमान जो पाकिस्तान है और भारत का इलाका सिंध कहलाता था प्राचीन भारत में। जो लोग बोलते थे यहां पर, वो बोलते थे सिंधी भाषा, भाई सिंध के क्षेत्र सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा को इन लोगों ने क्या कहा? अभी लेखकों ने सिंधी भाषा को इन्होंने कह दिया हिंदी भाषा। क्या कह दिया? हिंदी भाषा। तो समझे, ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द किस प्रकार पैदा हुए? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन शुरू हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? नहीं, जीवन तो आदि मानव के समय से है। और अगर आदि मानव के समय से जीवन है, मैंने कहा आदि मानव खाना बदोश थे, यानी खाने के लिए जगह जगह भटकते रहे। यहाँ खाना खत्म हो गया, किसी अन्य जाति का आक्रमण हो गया तो कहीं और चल दिए, कहीं और चल दिया तो कहीं और भी पहुंचे, फिर कहीं और पहुंचे। तो ऐसी एक सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे आकर के रुक गई। बड़े डेवलप लोग थे। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये समझ में आया क्या इसका इतिहास है कहलाने का। अब बात आती है भारत वर्सेज इंडिया की। तो फिर भारत कैसे और फिर इंडिया कैसे? आज तो हिंदुस्तान कोई नाम ही चर्चा नहीं चल रही है हिंदुस्तान के ऊपर, बात तो चल रही है भारत और इंडिया के ऊपर। ये शायद आप में बहुत सारे लोगों ने चर्चा सुनी हो। भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि देश में आर्य रहते थे हमारे। मैं आपको बताऊंगा आर्यों के बारे में शायद अगली क्लास में, अगली क्लास में आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। तो यहां पर एक बात समझिए कि जब भारत में आपका आर्य आए, तो जो आर्य यहां पर निवास करने लगे तो कहते उनका एक कबीला था भरत। एक राजा सुदास का वर्णन मिलता है वेदों में हमको, वेदों में भी नाम भारत ही मिलता है।
कहते हैं उस भरत कुल में एक भरत नाम के ही राजा हुए। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, उनकी कहानी है जिनके ऊपर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो उन्होंने क्या कहकर के संबोधित कर दिया, भारत। अब क्योंकि ये चर्चा में तब आया G20 के समय पर भारत ने सब लोगों को न्योता भेजा, तो वहां इन्विटेशन गया रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से इन्विटेशन नहीं गया। तो बड़ी बहस छिड़ी एकदम से। तो उसमें एक तो बात ये बताएगी कि भारत क्यों करने जा रहे हैं तो इस पक्ष में बात, एक इंडिया क्यों रहना चाहिए इस पक्ष में बात, और अगर कुछ बदलाव होता है तो किस तरह हो, देखना ध्यान से और एक बार शांत होकर सुनना। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वही मेरी बात समझ पाएंगे। भारत मैंने बोला सांस्कृतिक रूप से नाम हो गया वेदों में, अन्य प्राचीन नाटकों में। भारत राजा भरत के नाम पर हो गया, प्रतापी शासक हुए, संपूर्ण भारत पर शासन किया। और बहुत सारे देशों ने अपनी प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के लिए नाम बदले हैं। जैसे बर्मा ने म्यांमार नाम किया अपना, तो बर्मा किसका हिस्सा है, भारत का। आपको ये भी जान लेना चाहिए भारत के 4 मेजर हिस्सों में से कौन कौन से हिस्से हैं, उसमें से सबसे पहला हिस्सा 1893 का अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा इधर लद्दाख से मिलती है। पहला विभाजन में भारत का एक हिस्सा कौन सा गया, अफगानिस्तान। कभी भी आपसे कोई पूछे अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, अखंड भारत का मतलब क्या था, उसका एक हिस्सा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान कब अलग हुआ यहाँ 1947, 1947 पाकिस्तान, ये भी भारत का ही हिस्सा था। इधर आपका बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान भी था, क्योंकि बांग्लादेश था नहीं, 2 पाकिस्तान बने थे 1947 में, एक पाकिस्तान इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो आपका बना, ये बना 1971 में, इंदिरा गांधी जी ने इसको स्वतंत्र कराया। और एक हिस्सा था म्यांमार, क्या बोलोगे, म्यांमार। आप मुझे बताएं म्यांमार कब बना था, तो म्यांमार 1937 में बना। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये चारों देश कहाँ थे, मुख्यतः भारत में थे, जिसको हम अखंड भारत भी कहते थे। इसको आचार्य चाणक्य जी ने, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे क्या योगदान है उनका। तो यहाँ दोस्त देखने की बात एक है कि इसको हमने कह दिया भारत, और इन सब लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति, तो म्यांमार का नाम पुराना क्या था, इसका पहले नाम बर्मा था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या नाम कर दिया इसका, फिर से बदल के बर्मा से बदल के म्यांमार। इन्होंने कहा हमारी सांस्कृतिक जड़ें म्यांमार नाम से जुड़ी हुई है, तो इन्होंने अपने देश का नाम म्यांमार कर दिया। भारत का इधर दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, जिसका पहले नाम था सिलोन, क्या बोलोगे, सिलोन नाम था, लेकिन सिलोन नाम से चेंज करके इन्होंने भी श्रीलंका कहा। इन्होंने कहा हमारी जो पौराणिकता है या हमारी जो मान्यताएं हैं या हमारी जो संस्कृति है वो लंका नाम से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम श्रीलंका करेंगे। तो भारत में, भारत होने के पक्ष में भी तर्क आई, सांस्कृतिक रूप से भारत से नाम से जड़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भी फटाफट से। अब यहां पर बात आ गई कि भारत तो ठीक है, फिर इंडिया नाम कहां से आया। तो जब आपका संविधान का निर्माण हो रहा था तो बहुत बहस हुई। संविधान सभा में भी कामत जी थे जिन्होंने बड़े अच्छे तर्क दिए इसके लिए, और अन्य तर्क आए, कांग्रेस की तरफ से एक तर्क आया कि जैसे आप संविधान में पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा इंडिया दैट इज भारत नहीं, दूसरे नंबर पर मत रखो भारत को पहले पे रखो, भारत दैट इज इंडिया। भारत दूसरे स्तर का नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब है बाद में संविधान में दोनों ही शब्द, भारत का क्या नाम है संविधान में जरा बताएं, तो आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया। कैसे शुरू होता, अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी भाषा में हम भारत के लोग। क्योंकि राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार भी है कि वो संविधान को हिंदी भाषा में भी उसकी एक मूल कॉपी जो है लॉन्च करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो लोगों ने कहा कि जो लोग यहाँ पर आए जितने भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने, उसने इसको नाम दिया इंडिया। तो इंडिया नाम जो दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, आप लोग जानते हैं भारत से यात्रा करने आया कौन, कोलंबस निकला था लेकिन नहीं खोज पाया, रेड इंडियन प्रजाति को खोज लिया, उसी को इंडिया कहने लगे। बाद में उसको पता चला तो वो नहीं है जिसको ढूंढने आया था, तो अमेरिका है। फिर बाद में यूरोपियंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी में उसमें बड़ा योगदान है जिसमें उसको इंडिया कहा। और जितने भी इंटरनेशनल कॉन्कॉर्ड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उन सभी में भी भारत का नाम क्या है, इंडिया है। तो उन सभी जगह से अगर इंडिया का नाम बदलते हैं तो यहाँ पर एक तर्क आता है कि उस सब में जो खर्चा आएगा अगर हम इंडिया का नाम प्रतिस्थापित करें 14,000 करोड़ रुपए का। इसको लेकर के भी एक तर्क है कि अगर नाम बदलेंगे ये जो 14,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और इंडिया नाम भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इसको इंडिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पक्ष हुए आपका। तो गवर्नमेंट जो करेगी वो करेगी, ना आपके कहने से ना मेरे कहने से। लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों की सहमति से, रेफरेंडम, जनमत संग्रह से ये देख करके कि अधिकतम जनता और जिस चीज में कोई हानि ना हो, जिस चीज में कोई लॉस ना हो, ऐसा कोई कार्य करें। ठीक है, तो बात समझे भारत का क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान, और तुम ये सोचो हिंदुस्तान कहते होंगे, उन्होंने उसको हिंदुओं की जगह कहा, स्थान तो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि सह तो यहाँ भी नहीं बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान बोलेंगे ऐसे। तो बात समझ में आई कुछ भारत से, भारत और इंडिया का अर्थ क्या है, एक बात हम सब कीजिए थोड़ा बहुत, अगर तुम्हारे कुछ गया हो मगज में तो। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले जो सभ्यता हमारे देश में विकसित हुई सबसे पहले वो किस नदी के किनारे, सिंधु घाटी नदी के किनारे। वहां के जो लोग जिनका रहन सहन कैसा, इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सारी बातें आएंगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या पक्का है जी, इतने ही समय पहले थी। अगर मैं 2500 बीसी कह रहा हूं तो आज से कितने साल पहले कह रहा हूं, 2023 जोड़ देंगे, 2023 जोड़ेंगे तो आपके लगभग भैया 4500 वर्ष पुरानी है। बहुत बढ़िया जी, फिरोज आलम जी, प्रदीप, अंकिता, अमर कुमार श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, बहुत शानदार। ठीक है, लेकिन अभी आईआईटी खड़गपुर ने रिसेंट में रिसर्च की है, आईआईटी खड़गपुर ने इस बात को डिनाई कर दिया है। अब परीक्षा में नहीं लिख के आएंगे, अभी सरकार ने इसको वैधता नहीं दी है, सिर्फ आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट है। आईआईटी खड़गपुर कहता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है, 8000 वर्ष पुरानी, यानी 2000 में तो हम जी रहे हैं, 6000 बीसी उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा इसके साथ में ही एक मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, वो भी 7000 वर्ष पुरानी थी। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपने सुना है नाम, नहीं सुना तो जानिए। ऐसा थोड़ी है कि लोग भारत में ही रहते थे या सिंधु नदी के किनारे ही रहते थे, पूरी दुनिया में भी तो कहीं ना कहीं और गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 6500, मेसोपोटामिया हम लोग इराक को कहते हैं, इराक आज इसका नाम इराक है, 6500 वर्ष पुरानी इसको कहते हैं। तो मैं पूछूं सारी सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी, जैसे बहुत जगह इतिहासकारों ने लिखा सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी है, तो उस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। और उन्होंने अपने खनन के द्वारा जो एक्सकैवेशन किया, जो उन्होंने पुरातत्व विभाग ने जो खोज की, उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि सबसे पुरानी सभ्यता। तो बहुत बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में थी। तो ये कौन कौन सी है, मिस्र की है, मेसोपोटामिया की है। भाई अन्य जगह भी लोग रहते होंगे हाँ या ना, या सिर्फ सिंधु घाटी के किनारे पूरी दुनिया में नहीं जी।
अन्य जगह आपस में इनके लेन देन भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ में लेन देन करते थे। ओके, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके और कौन कौन से नाम है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा